मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ चुकी है। मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के और अब वो राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश भी कर चुके हैं। ये देखें आप, उनके साथ तमाम बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान उनके बिल्कुल बराबर में खड़े हैं, वी.डी. शर्मा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, और इन सब के नामों की चर्चा हो रही थी कि इनमें से कोई होगा मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी की लीडरशिप ने सबको चौंकाया और एक ऐसा नाम जिनके बारे में कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी, ऐसे व्यक्ति का नाम चल रहा था वहाँ टॉप पर, और मोहन यादव वो चेहरा थे, जिसका वो नाम थे जो लेकर केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचे थे विधायकों के बीच में, और उस नाम पर अब मोहर विधायकों ने भी अपनी लगा दी है। और अब मोहन यादव राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और अब मोहन यादव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अब उनका शपथ ग्रहण कब होता है वो उस तारीख का बस इंतजार है। मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे, 3 बार के विधायक हैं ये। हालांकि लंबा वर्षों का इनका जुड़ाव जो है वो संघ से रहा है, एबीवीपी से रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े रहे हैं बचपन से ये, और इस लिहाज से पार्टी के बड़े पूर्व कार्यकर्ता हैं, बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं ये। और उज्जैन इनकी कर्मभूमि है, उज्जैन से ये आते हैं और अब अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। उनके परिवार की बातचीत भी हमने आपको दिखाई थी। बड़ा साधारण सा उनका परिवार है, उनके बच्चे, इनकी बहनें वहाँ पर सब थीं, और सब जाहिर तौर पर बेहद खुश थे। लेकिन कोई उनसे भी पूछे कि क्या आपको लग रहा था कि ऐसा होगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगे मोहन यादव, तो शायद उनको भी इस बात पर यकीन ना होता। लेकिन अचानक ये विधायक दल की बैठक से खबर निकल करके आई कि मोहन यादव के हाथ में अब एमपी की कमान होने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने इनका नाम आगे बढ़ाया और उसके बाद इनके नाम पर सभी लोगों ने अपनी सहमति दी। तो राज्यपाल से मिलने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है मोहन यादव ने। उनके साथ वो तमाम नेता, वो तमाम बड़े लीडर्स आपको नजर आ रहे होंगे जिनके नामों की चर्चा बीते कई दिन से की जा रही थी। जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, तभी से नामों की चर्चा की जा रही थी कि इनमें से ही कोई एक नाम होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा मध्य प्रदेश का। लेकिन बीजेपी ने आखिरी वक्त पर फिर सबको चौंकाया। विधायक दल की बैठक में जो नाम का प्रस्ताव रखा गया वो थे डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण से विधायक चुनकर आए हैं। इनके नाम का प्रस्ताव रखा गया जो सर्वसम्मति से पास हुआ। इसके बाद इन्हें बधाइयां देने का जो दौर है वो शुरू हो गया। जो परिवार है वो भी खुश है और परिवार के पास भी आसपास के लोगों के आने का जो तांता है वो लगा हुआ है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन फिलहाल ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां राज्यपाल से मुलाकात की है डॉक्टर मोहन यादव ने, और उनके साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं। यहां पर उन्होंने नई सरकार गठन का, यानी कि सरकार गठन का उन्होंने प्रस्ताव, दावा जो है वो यहां पेश किया है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। ठीक बराबर में वो खड़े हुए हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो बिल्कुल अगल बगल खड़े हुए हैं। पार्टी की तरफ से जो एक संदेश लगातार दिया जा रहा था कि जो भी विधायक दल सर्वसम्मति से पास करेंगे नाम, वही नाम सबके सामने आएगा। कोई विरोधाभास नहीं है, कोई गुट नहीं है। कुछ उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली पार्टी दफ्तर के अंदर विधायक दल की बैठक में, जब नाम का प्रस्ताव रखा गया। सभी ने एक मत से इस नाम पर सहमति जताई और इसी के साथ डॉक्टर मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। साधारण सरल जीवन इनका, 41 सालों का संघर्ष राजनीति में। हालांकि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री के पद पर रहे थे और अब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये सरप्राइजिंग एलिमेंट। समीर चौहानकर साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। समीर जी, आप भी हैरान हुए होंगे हम सब की तरह। निश्चित रूप से सिर्फ मैं ही हैरान नहीं हुआ, मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश के सारे दिग्गज नेता जो यहाँ से सांसद थे और जो विधायक बनकर गए थे, उन्हें भी इस बात की हैरानी होगी, क्योंकि उनके भी यह चल रहा था कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्हें भी लग रहा था कि शायद उनकी लॉटरी लग जाएगी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं सरप्राइज देने के लिए, उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज मध्य प्रदेश को दिया, लेकिन बहुत बेहतर नाम दिया है। मुझे ऐसा लगता है यादव कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी है, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार को एक बहुत बड़ा संदेश दिया उन्होंने, जहाँ अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव की राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश के यादव के साथ जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के लिए भी एक बड़ा संदेश है, और मुझे लग रहा है एक बहुत बेहतर निर्णय उन्होंने लिया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी है मध्य प्रदेश, कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष भी है मोहन यादव। निश्चित रूप से सरप्राइज रहा है, और इस नाम के देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान का नाम तो और भी चौंकाने वाला होगा, जिसमें किसी भी तरह का कयास लगाना संभव नहीं होगा, अभी मैं कह सकता हूँ।
लेकिन आप एक बात देखिए कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ पर यादव मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे मुझे लगता है कि हो सकता है, मतलब ये मेरा आकलन है, हो सकता है कि राजस्थान के अंदर कोई सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री या कोई राजपूत बना दे, लेकिन ये सिर्फ कयास है, या कोई महिला बना दे सामान्य वर्ग की। अब कुछ भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कोई हारा हुआ कैंडिडेट फिर से मुख्यमंत्री बनकर आए, फिर चुनाव में जाए। मतलब अब कुछ भी कयास लगाना बहुत नामुमकिन है मोदी जी के इसमें। मुझे लग रहा है ये निर्णय, लेकिन लोग कह रहे हैं मामा गया महारानी की बारी, महारानी जाएंगी। बिल्कुल, ये तो तय था। देखिए अपन आज भी अपन किस्सा कुर्सी कहानी कुर्सी की में बात की थी, कल भी बात कर रहे थे। ये तो तय था कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होंगे, और वही हुआ 2 राज्यों में, और तीसरे में भी ये तय है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं होगी, वहाँ भी कोई चेहरा नया मिलेगा। अब वो क्या वहाँ कोई महिला मिलेगी, आपको राजपूत महिला मिल सकती है, या कोई ओबीसी महिला मिल सकती है, या कोई युवा चेहरा मिल सकता है। अब ये देखने की बात होगी कि वहाँ पर पार्टी क्या निर्णय लेती है। लेकिन जिस हिसाब से, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश की राजनीति की आप बहुत अच्छी समझ रखते हैं, इनका नाम आपने पहले जरूर सुना होगा, मंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, लेकिन किस प्रकार की छवि रखते हैं? नहीं, आदमी सहज सरल है। मैंने एक्चुअली मतलब मेरा जो इनसे परिचय रहा है, मैं इनके मतलब परिचय तो व्यक्तिगत परिचय नहीं है मेरा, इनके बारे में जानता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे ये, और मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को स्टैब्लिश करने में उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान शुरुआत के दिनों में दिया था। सहज सरल है, सबसे मुलाकात करने वाले नेता रहे। शिवराज सिंह से इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही, और सबसे नरेंद्र सिंह से भी ये इनका संबंध और संपर्क अच्छा रहा है। इसके पहले के भी जो प्रदेश के बड़े प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन सभी से इनके संबंध अच्छे रहे, और सहज आदमी, किसी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में कभी रहे नहीं। हालांकि 1-2 बार ऐसे बयान दिए जिसको लेकर इनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है, लेकिन संघ से बहुत अच्छा इनका आज भी मतलब मध्य प्रदेश के अंदर है। और मुझे लग रहा है कि अगर इनका नाम का चुनाव हुआ है तो निश्चित रूप से संघ की अगर सलाह ली गई होगी। और हाँ, दत्तात्रेय हुसबोले जी से भी इनकी बहुत अच्छा है, क्योंकि दत्तात्रेय हुसबोले जी भी ABVP से निकले हुए हैं, तो दत्तात्रेय हुसबोले से भी इनका व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा है। तो संघ का सहयोग जरूर रहा होगा। शिवराज सिंह चौहान को भी ये नाम पसंद आएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिन नामों पे मुझे लगता है तैयार नहीं हो रहा, जिनसे उनका राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा रही थी, उन नामों को छोड़कर अगर मोहन यादव के ऊपर लगाया तो शिवराज सिंह चौहान को भी अन्य नामों की तुलना में ये नाम ज़्यादा सहज लग रहा होगा। मुझे लगता है कि ये नाम आगे की दृष्टि से देख के लिया। लेकिन अब एक यह बात भी तय सौरभ जी कि जो मंत्रिमंडल होगा वो पूरा नया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब ये जितने दिग्गज सांसद जो विधायक बनकर गए, मुझे लग रहा है ये मंत्रिमंडल में अब दिखेंगे नहीं, क्योंकि अब मोहन यादव को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो इनके साथ नई कैबिनेट दी जाएगी, और ऐसे नेता नहीं रहेंगे जिनके प्रभाव में निर्णय लेने में इन्हें कोई दबाव महसूस करें किसी दबाव। जैसे भूपेश बघेल के साथ क्या कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें पूरी नई कैबिनेट दी गई, तो मुझे लग रहा है कि पूरी नई कैबिनेट हमें इस बार देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर। ये नई कैबिनेट कैसी होगी देवेंद्र, क्योंकि मोहन यादव के नीचे इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने दिग्गज नेता हैं जिनकी बरसों की राजनीति है। केंद्रीय मंत्री जो इस्तीफा देकर विधायक का चुनाव लड़े, विधायक बने, उसके बाद अब वो कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनके नीचे वो विधायक तो रहेंगे। ये चुनौती क्या रहेगी मोहन यादव के सामने? उन नेताओं के लिए भी बहुत मुश्किल रहेगा। जितना मोहन यादव के लिए मुश्किल होगा, उससे ज़्यादा उन नेताओं के लिए होगा, क्योंकि मोहन यादव तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, तो शपथ ग्रहण के साथ ही जैसे आपके पास वो ताकत आती है और आप एक पॉलिटिकल पर्सन हैं, और क्योंकि ये कॉलेज के पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं, तो समझा जा सकता है कि लगभग अगर 4 दशक तक आपने राजनीति में, छोटी या बड़ी राजनीति, लेकिन आपने राजनीति में अपना समय गुजारा है, तो आपको ऐसी चीज़ों को हैंडल करने में बहुत दिक्कत नहीं होती। ख़ासतौर पर तब जब ये सीधे सीधे मैसेज हो कि आपका फैसला दिल्ली से हुआ है और दिल्ली के बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, तो आपको दिक्कत नहीं होती। जैसा कि उत्तराखंड के केस में हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी के नीचे आप देखें तो मंत्री के तौर पे सतपाल महाराज भी हैं, धन सिंह रावत, ऐसे कई सारे नाम हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर का मैंडेट था, उनके अंदर वो क्षमता थी, तो उन्होंने परफॉर्म किया, और आज सबने उनके लीडरशिप को बहुत ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे हाथ में जैसे वो पद मिलता है तो अपने आप सारा कौशल भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सीधे ही मिलेगा। और अभी शिवराज सिंह चौहान के साथ वो चाहे जैसे भी दिख रहे हों, कल से जब शिवराज सिंह चौहान उनके पास जाएंगे तो आपको भाव भंगिमा एकदम से बदली हुई नजर आएगी, और उस अंदाज से उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो लेकिन जो सीनियर लीडर और हैं, आपने कहा कि उनके लिए ज्यादा मुश्किल होने जा रही है, उनके लिए मैसेज क्या है? बिल्कुल, उनके लिए बहुत कह सकते हैं सौरभ कि एक नरेंद्र सिंह तोमर के केस को छोड़ दें और 2 ही लोग खुश होंगे बहुत ज़्यादा, कुछ खास नाम मिलने पे। एक तो नरेंद्र सिंह तोमर की कम से कम स्पीकर बने, तो एक जो राजनीतिक प्रतिष्ठा की बात कही जाती है वो बरकरार रहेगी। दूसरी चीज़ कि शिवराज सिंह चौहान के अंदर ये सुकून ज़रूर होगा, ये बहुत क्रूड पॉलिटिक्स वाली बात है, लेकिन ये सुकून ज़रूर होगा सौरभ कि जिन नेताओं ने मेरे खिलाफ माहौल बनाया, कम से कम उन्हें ये कुर्सी नहीं मिली। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का ऐसा मानना है कि वो बहुत पॉपुलर थे, लेकिन उनके अपने नेताओं ने ऐसा माहौल बना दिया जिसके चलते दिल्ली को भी लगने लगा
कि मेरे चेहरे को लगे फटीक है, मुझे पसंद नहीं किया था, ये सारी चीज़ें हैं, तो आज उनको ये सुकून होगा कि चलो मेरा ना सही तो तुम्हारा भी ना सही। और उनका भी कोई ना कोई एडजस्टमेंट आप कह लें तो वो दिल्ली में शायद हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, और समझा जा सकता है कि अगर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश में विधायक बन के तो नहीं रहेंगे, और ओबीसी फेस हैं, पॉपुलर फेस हैं, सहज आदमी हैं, तो इतनी सारी खूबियाँ जब हैं तो अभी पार्टी तो उनके अंदर देखेगी कि अभी पॉलिटिक्स बाकी है, उनको आगे के रोल के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन जो नेता यहाँ से भोपाल गए हैं, जैसे राकेश सिंह की बात कर लें, 4 बार के वो सांसद रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर लें, तो इन सारे लोगों के लिए ज़्यादा मुसीबत होने वाली है। लेकिन दो उप मुख्यमंत्री बना है, उसमें भी देख सकते हैं कि और इसमें बड़ा नाम नहीं आया उसके अंदर। जी, राकेश शुक्ला प्रदेश की राजनीति करते रहे, मुरली देवड़ा प्रदेश के बड़े नेता रहे, दिल्ली के गए हुए जो सांसद विधायक बनाए गए उन्हें में से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि मैसेज बहुत साफ है कि अब जो प्रदेश की कैबिनेट बनेगी उसमें नए नेताओं को लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पूरी दिल्ली से तय होगा कि कैबिनेट में कौन रहेगा, नाम भी उन्होंने तय कर लिए होंगे, वही नाम आपको यादव की कैबिनेट में दिखेंगे। अब ये तय कि जो प्रदेश के जो सांसद गए थे उनके लिए बड़ी मुश्किल होगा। इतने सांसदों को आप पहले माना जा रहा था कि इन्हीं को शिवराज की काट के तौर पर भेजा जा रहा है। बिल्कुल, और आप सोचिए कि बीजेपी के इस रणनीति को अब कार्यकर्ता भी बहुत भरोसे में नहीं लगी, लोग जनता कम से कम बहुत भरोसे में नहीं लेगी। आगे जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट को किसी अन्य राज्य में किया जाएगा कि कई सारे बड़े फेस दे दिए ताकि ये भ्रम जाए कि कोई भी सीएम हो सकता है, जनता उसे नहीं मानेगी। एक दूसरी चीज़ और बताऊं आपको कि जिस दिन इन लोगों का इस्तीफा हुआ था पार्लियामेंट में, इस्तीफा देने के लिए इनके पास सिर्फ एक फ़ोन गया था कि राज्यसभा में जो नेता हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उनके कमरे में पहुंचिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आपकी मुलाकात होगी। सबको इंडिविजुअल फ़ोन गया था और सब ये मानकर चल रहे थे कि शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया। जब वहाँ पे गए तो पहली बात तो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें बताया कि आपको इस्तीफा देना है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की सौरभ, तकरीबन 15 से 17 मिनट तक उन्होंने बाकायदा एक स्पीच दिया है कि ये माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि आप अगर सांसद हैं तो विधायक नहीं बन सकते, वहाँ विधायक हैं तो ये काम नहीं कर सकते, केंद्र में मंत्री हैं तो राज्य में मंत्री नहीं बन सकते, केंद्र में मंत्री हैं तो विधायक नहीं बन सकते। इस तरह का माइंडसेट रखने की ज़रूरत नहीं है। समझा जा सकता है कि अगर बीजेपी के अध्यक्ष ये मैसेज दे रहे थे तो उस मैसेज के पीछे उनको पास किसका इंस्ट्रक्शन रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फिलॉसफी दी होगी जब ये फैसला लिया गया था तो, और उन नेताओं के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि तब भी उनमें से सब ये तो सोच रहे थे ना कि किसी न किसी एक की लॉटरी कटनी है तो शायद हमारी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो सारे अनुमान, जितने राजनीतिक तर्क, जितने राजनीतिक विश्लेषण के जितने पहलू हो सकते थे, सारा आजमाया गया और सारा का सारा गलत निकला। और एक ही चीज सही निकला, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता था। सौरभ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं पता था और कुछ भी हो सकता। बिल्कुल, और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जिस केंद्रीय हाईकमान ने निर्णय लिया है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि राजस्थान के जो सांसद विधायक बने उन्हें आज रात को नींद नहीं आने वाली है कि अब कल क्या होगा, मतलब कुछ कह नहीं सकते। और मुझे लग रहा है कि वहाँ का परिणाम भी बहुत चौंकाने वाला होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई मतलब छत्तीसगढ़ सरप्राइज बिल्कुल नहीं था। छत्तीसगढ़ में अगर आप मान के चला जा रहा था कि अगर ट्राइबल होंगे तो 2 ही नाम थे, विष्णुदेव साय या रेणुका के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में समझा जा रहा था कि वो तो नहीं होंगे, तो ट्राइबल फेस होंगे तो विष्णुदेव साय, ओबीसी होंगे तो अरुण साव। मध्य प्रदेश तो एकदम से ऐसा नाम, इसमें एक ही चीज़ सही हुआ कि ओबीसी को हटा के आपको ओबीसी को लाना था। ये राजनीतिक तर्क जो था वही सही साबित हुआ। इसके अलावा नाम को लेके तो आप समझ सकते हैं कि एकदम से सरप्राइज। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के कम से कम 10 अच्छे नेताओं को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, घंटों घंटों हमारी बातचीत हुई है, कभी भी ये नाम सामने नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप देखें तीनों राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की अपनी कुछ खासियतें हैं। बड़ा राज्य है, पहली बात तो ये, और दूसरा आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी जितना एस्टेब्लिश्ड है, जितनी उसकी जड़ें हैं, और उसके ऊपर फिर शिवराज सिंह चौहान का 17-18 बरस का एक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल, नेगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है एक नाम के इर्द गिर्द, वहीं पर सब कुछ वही है, उसको तोड़ना है, आपको ध्वस्त करना है ताकि नई धारा बह सके राजनीति। बिल्कुल सौरभ, लेकिन इसमें 2 चीजें कहेंगी। एक तो ये कि उसको तोड़ना था, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें और राजस्थान से अगर आप इसको तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश में ऐसा निर्णय लेना बहुत आसान था बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि वहाँ संगठन की ताकत, बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश में जो गुटबाजी भी है वो गुटबाजी बहुत सतही तौर पे आप कहें जो कि पॉलिटिक्स में होती ही है, वैसी थी। दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। पहला बड़ा चैलेंज कि यहाँ कास्ट को लेकर ही रिएक्शन होता है, एक के दूसरे से राइवलरी जो होती है, जैसे जाट वर्सेज राजपूत, गुज्जर, मीरा, इन सबों में आपस में बहुत रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया का जो प्रभाव है, जिस तरह की चीज़ें वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं,
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वैसे नहीं है। शिवराज सिंह चौहान संगठन के साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। वसुंधरा संगठन से हेड ऑन करने में ज़्यादा विश्वास करने वाली मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि संगठन के साथ उनका 36 का ही रिश्ता रहा है और कई सारी कहानियाँ हम लोगों ने सुनी है। तो उस माहौल में मध्य प्रदेश में जितना आसानी के साथ बीजेपी ने ये एक्सपेरिमेंट किया, राजस्थान की बात करें तो वहाँ एक बड़ा चैलेंज होगा। आपको सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लेना होगा। मध्य प्रदेश में आपने नैरेटिव बनाया कि अशोक गहलोत की सरकार बहुत ख़राब थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब, तो उसमें परफॉर्म करना होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया का संगठन हो या सरकार पे हो, वो जो प्रभाव है उसको काउंटर करना होगा। जो अलग अलग नेता हैं इनको संभालना होगा, क्योंकि वहाँ कई सारे बड़े नेता हैं और उन सबकी आपस में राइवलरी जो है ज़्यादा तीखी है। मध्य प्रदेश की तुलना में तो बहुत ज़्यादा तीखी है। तो इतने सारे पहलुओं के बीच कोई वैसा एक्सपेरिमेंट कर पाना, अब तो नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश से जो संदेश जा रहा है देवेंद्र, क्या लगता है जो पावर सेंटर बनाने की कोशिश राजस्थान में की जा रही थी, जिस तरीके से वसुंधरा राजे एक्टिव थी, विधायकों का उनके घर पर जाना, उनसे मुलाकात करना, बॉडी लैंग्वेज से वसुंधरा राजे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली में जो बात हुई है बड़ी पॉजिटिव बात हुई है, क्या उनके लिए कोई संदेश जाएगा मध्य प्रदेश से? बिल्कुल, आज तो एकदम से उनको समझ में आ गई होगी ये बात कि ऐसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं। और शिवराज सिंह चौहान चाहते तो ये सारे काम कर मिलिए आप मुख्यमंत्री सर चलिए कौन कौन है यहाँ पे? जी सर चलिए सिंगल इनको एजेंसी सर नए जिम्मेदारी मिली कार्यकर्ता को चुना है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कुछ कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सब की ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वी डी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने जो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे, एक पीटीआई और पीटीआई संदीप भाई आइए। आप सुन रहे थे मोहन यादव को, उन्होंने कहा एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाना ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि बिल्कुल नीचे से उठा हुआ एक कार्यकर्ता वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए। और उन्होंने धन्यवाद दिया अपने सारे नेतृत्व को, अपने साथी काम करने वाले सारे नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान को भी और मध्य प्रदेश बीजेपी के जितने सीनियर लीडर हैं उनको भी। लेकिन एक चीज़, मोहन यादव के मुख्यमंत्री चुने जाने के का ये संदेश जो है उसको एक बार फिर से हमको पढ़ना चाहिए। क्या बीजेपी बताना चाह रही है कि महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है? केवल जाति साधना, क्या मोहन यादव में केवल यादव पढ़ना वो इंसाफ होगा उनके नाम के साथ? नहीं, मुझे लग रहा सिर्फ यादव नहीं, लेकिन देखिए जाति का समीकरण अगर देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा, जिस हिसाब से बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक होकर रहे और यादव वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी, भूपेन्द्र यादव एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। लेकिन एक मैसेज भी देना था भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर कि वो ओबीसी की राजनीति में भी वो उतना ही महत्व दे रही है। तो मुझे लग रहा है एक यादव कम्युनिटी को मैसेज देने के हिसाब से तो नाम दिया ही होगा, लेकिन एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन यादव होना भी एक इनकी बड़ी भूमिका रही है, सबसे बड़ी, कि यादव समाज को मैसेज देना है। तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ा कारण रहा होगा इनका, क्योंकि यूपी और बिहार के यादव पूरे देश हिंदुस्तान के यादव को संदेश देने के लिए उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। क्यों मिला कुछ? ओबीसी, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को प्रमुख पदों के अंदर लेके आए। अब देखिए सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर है, सुधा यादव को लिया पार्लियामेंट्री बोर्ड में जी। तो वो भी यादव। शिवराज सिंह चौहान का जो बयान था बड़ा छोटा सा बयान था कि मेरी शुभकामनाएं और बधाई मोहन यादव को। उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा विस्तार में जाकर बात करें, क्योंकि एक लंबी पारी रही है उनकी। भाई आज अचानक 17 साल से जिस व्यक्ति के हाथ में कमान भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी थी, वो लगाम जो है छूटी है, कमान हाथ से छूटी है। फिर सुनते हैं जरा एक बार शिवराज सिंह चौहान को।
अभी कुछ बोल नहीं रहा मैं बहुत बधाई। नए मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री मिल गया, उनको बहुत बधाई, उनका अभिनंदन। देखिए बस कुछ 4-6 शब्दों की बधाई संदेश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। हम लोग को लगता है जैसे कि नेता सुपर ह्यूमन होता है, भाई इंसान होता है। आज शिवराज सिंह चौहान भी उम्मीद कर रहे होंगे मेरा नाम ही आए, उनको भी लगता होगा मेरी वजह से जीत हुई है, लेकिन पार्टी ने सोचा कि नहीं, बस आपकी पारी यहीं तक थी, बहुत लंबा आपने पार्टी को चलाया यहाँ पर, अब किसी और को मौका। आज थोड़ा उनके अंदर उदासी तो होगी, कोई शक। बिल्कुल सौरभ, चुनावी नतीजों के बाद खास तौर पे चुनाव नतीजों से पहले उन्हें सिर्फ ये उम्मीद थी कि जब बदलने की बारी या ऐसी चर्चा होगी तो संघ उनके पक्ष में खड़ा रहेगा, ऐसा वो मानकर चल रहे थे। जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से संघ एकदम न्यूट्रल था, संघ का इसमें बहुत ज़्यादा ये रोल नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान को हटाना चाहिए या रखना चाहिए। दूसरी चीज़ की चुनावी नतीजों के बाद उनको एकदम से ऐसा लगने लगा था कि इसका, क्योंकि लाडली योजना उनके हिसाब से उसका ये पुरस्कार है, तो अब शायद ये संभव नहीं कि उनको मुख्यमंत्री से हटाया जाए। और जैसा कि उन्होंने कहा भी था सौरभ उस दिन बातचीत में इंडिया टीवी पर ही कि हाँ, उन्हें निराशा होती थी जब उनके चेहरे को लेकर फटीक या दूसरी चीज़ों कहा जाता था। कोई भी नेता इस बात को नहीं मानता, वो खुद भी बिल्कुल इस बात को नहीं मान रहे थे कि हाँ वो पॉपुलर नहीं है। उनको ऐसा लगता था कि पार्टी में ही कुछ लोग हैं जो कि ये नैरेटिव चलाते हैं और ये माहौल गढ़ने की कोशिश की जाती है। तो इन सारे बैकग्राउंड के बाद ऐसे नतीजे जब आ गए तो लाजमी है कि कोई भी नेता ये सोचेगा कि शायद उन्हें फिर से कुर्सी मिल जाए। और जैसे बयान वो लगातार दे रहे थे सौरभ, वो सारी चीज़ें उनके खिलाफ ही जा रही थी, वो सारी चीज़ें उनका प्लस नहीं कर रही थी। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने रिपोर्ट किया था कि पार्टी ये मानकर चल रही थी कि पार्टी का नुकसान कर रहे हैं वो ऐसे बयान देकर, उस नैरेटिव को चोट पहुंचा रहे हैं जो कि पार्टी सोचती है। और ये सारी वजह भी रही ही होंगी। इनके बारे में मुझे लगता है सौरभ कि विचार तक नहीं किया गया है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पहले हम लोगों ने बातचीत की थी कि जो जिम्मेदार जगहों से जो इंडिकेशन मिल रहा है उस इंडिकेशन में इनका नाम नहीं आता था, उसमें बाकायदा कहा जाता था कि नहीं वो तो बदला जा रहा है। और बहुत सारे जिम्मेदार लोग इस बात को कह रहे थे। तो आज उनकी निराशा समझी जा सकती है कि ऐसे माहौल में। तो शिवराज सिंह चौहान अभी बस एक शब्द, एक लाइन बोलते हुए नजर आए, वो शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। और शिवराज सिंह चौहान एक लाइन में बहुत कुछ कह गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 17 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और 17 साल बाद उनका दोबारा मुख्यमंत्री ना बनना, किसी नए चेहरे का आगे आना, स्वाभाविक सी बात है उनके चेहरे पर वो नजर आ भी रहा है। क्या ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर रहे समीर जी? शिवराज सिंह चौहान तो कॉन्फिडेंट भी नजर आए, उनके बयान जो भी देवेंद्र जिक्र कर रहे थे, बयान काफी चर्चाओं में रहे, उसके बावजूद उनके नाम पर मंथन भी ना करना, चर्चा में तक उनके नाम को ना लाना, क्या वजह रही? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 17 साल मुख्यमंत्री रहना आसान नहीं होता, पार्टी को उन्होंने वहाँ स्थिरता दी है। लेकिन एक समय आता है किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी नेता के लिए कि उसे प्रदेश छोड़ना पड़ता है या राजनीति में उसको अपना जिम्मेदारी किसी और को देना पड़ती है। मुझे लग रहा है 2014 के बाद से जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस दिशा में बढ़ रही थी, जिस तरह युवाओं को लाने के लिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती थी, यह तय था कि शिवराज सिंह चौहान जिस पृष्ठभूमि राजनीति से आते हैं कि अटल आडवाणी जी के समय से शिवराज सिंह चौहान राजनीति में सक्रिय थे, उनके करीबी माने जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी मान के चल रही थी कि नया नेतृत्व लेके आना है, नए और बढ़ना है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 18 साल रहने के बाद आपको अपने पद से अगर कोई पार्टी निर्णय लेती है तो आपको उसमें सहभागी होना चाहिए। हालांकि तय है कि शिवराज सिंह चौहान को जरूर बुरा लगा हो कि इतना 163 का प्रचंड जीत मिली है। शिवराज सिंह चौहान ये मान के चल रहे थे कि उसमें अंदर लाडली बहना योजना की एक बड़ी भूमिका रही थी, उनकी लोकप्रियता की बड़ी भूमिका रही है। और वो ये मान रहे थे कि शायद पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बना के रखेगी। लेकिन जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार अभियान रहा, रेलवे में शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का जिक्र नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान के 18 साल का कहीं जिक्र नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की तारीफ नहीं की, संगठन में अमित शाह जी ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन सकते। वो हमेशा कहते रहे कि पार्लियामेंटी बोर्ड निर्णय करेगा। तो तमाम तरह के संकेत चुनाव से पहले एक ही चीज निश्चित थी, भाई बीजेपी जीतेगी, ये तो निश्चित नहीं आप कह सकते थे। लेकिन शिवराज मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये तय था कि अगर सरकार आएगी तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तीनों राज्यों के लिए लगभग तय कर दिया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम घोषित नहीं किए थे। और जिस हिसाब से संगठन
ने वहाँ पर काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली ली, प्रचार अभियान किया और कहीं किसी भी जगह वसुंधरा का नाम नहीं लिया, रमन सिंह का जिक्र नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा संकेत दे दिया गया था कि पार्टी अब नए दौर में जा रही है और अब आप लोगों को चुनाव के अगले दिन से, पहले दिन से आप देखें तो लाडली योजना को एक तरीके से प्ले डाउन करने की कोशिश वहां बीजेपी के नेता लगातार कर रहे थे। प्रदेश के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता बयान दे रहे थे कि लाडली योजना केवल कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से जीत हुई है। लाडली योजना इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसको ओन करते हैं, उस योजना को। उनको लगता है कि भाई मेरी सरकार में ये योजना लाई गई, चुनाव के 8 महीने पहले योजना की शुरुआत हुई है, तो इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। और इसलिए इस जीत के बाद वो चाहते थे कि उनको भी ये श्रेय मिले, लेकिन ऐसा पार्टी के सिस्टम में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। और चुनाव के नतीजे आते ही ये प्रयास होने लगे थे कि इसमें कहीं भी प्रदेश की योजनाओं को या लाडली योजना का योगदान जो है वो न दिखाया जाए। और जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके लिए बड़ा एक कठोर संदेश जो है, सख्त संदेश, वो भी जारी किया जा रहा था और वो उन तक पहुंच भी रहा था। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को फिर बीच में 2-3 दिन के बाद ये कहना पड़ा था कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में ना था ना हूं। अब उन्होंने किसी भी मन से ऐसा कहा हो, लेकिन उनका कहा सच हो गया। और बिल्कुल सौरभ, उनको ये इंडिकेशन मिला उसके बाद ही उन्होंने कहा था। और पार्टी के एक बड़े जगह से, सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे बयान देकर पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। आप समझिए कि अगर दिल्ली में बीजेपी के टॉप लीडरशिप, जो 4-5 बड़े नेता हैं, उनको अगर ये लग रहा हो कि शिवराज सिंह चौहान इस तरह से बोलकर नुकसान कर रहे हैं, तो अपने आप में कितनी विचित्र बात थी शिवराज सिंह चौहान के लिहाज से कि क्यों बार बार वो ऐसा कह रहे थे। और मोहन यादव की जो दूसरी चीज़ आप देखें, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं आखिरी कतार में बैठा हुआ था, मैं तो अपना कुछ काम कर रहा था, तो ये कहानी एक बार फिर से दोहराई गई। भूपेंद्र पटेल यही काम कर रहे थे गुजरात में। और तीरथ सिंह रावत का जब अनाउंसमेंट हुआ था सौरभ, तो उनकी गाड़ी को बीजेपी दफ्तर से काफ़ी पहले रोक दिया गया था, ये कहते हुए कि सिर्फ वीआईपीज़ की जो गाड़ियां हैं वो अंदर तक जाएगी। और वो पैदल गए थे बीजेपी की बैठक के लिए, और जब बाहर निकले तो मुख्यमंत्री डेजिग्नेट बन के निकले थे। तो उस तरह की कहानी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, एक एक करके बीजेपी लगातार इस कहानी देखिए प्राची, हम और आप तो जो देवेंद्र हमें या समीर जी जैसे जानकार लोग हमें जानकारी देते हैं, हम दे देते हैं दर्शकों को। अब राजस्थान को लेकर ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज के बाद राजस्थान को लेकर के क्या कोई प्रेडिक्शंस कर पाएगा कोई भी? इसमें सब लोग संकट में आ गए हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान की बात होगी। किसके नाम पर अब कहें या न कहें कि भाई मोहर लगने जा रही है? एक ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे मुख्यमंत्री। जब से यह ऐलान हुआ तब से हर व्यक्ति की उत्सुकता जो है वो राजस्थान के बारे में जानने को है। क्या वहां भी कोई ऐसा ही सरप्राइज होने जा रहा है सबके लिए? कोई ऐसा नाम जिसकी चर्चाएं ना चल रही हों, अचानक वही हमको वहां देखने को भी मिले। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव, और राजस्थान के अंदर भी चूंकि बहुत सारे हैवी वेट हैं, तो अब क्या ये कहना ठीक होगा कि इन सारे हैवीवेट नेताओं में से कोई नहीं होने जा रहा? कोई ऐसा नाम जिसकी चर्चा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका फीडबैक लगातार बीजेपी के टॉप लेवल पर जा रहा है। उसका काम, उसका बैकग्राउंड और उसकी आने वाली राजनीति में जो कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा हो, उसके बिना पर उस नाम का चयन हो जाए। अब ऐसे ही एक नाम के बारे में जो चर्चाएं मध्य प्रदेश के इस फैसले के बाद होने लगी हैं, उसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। राजस्थान से, ये बीकानेर से चुनकर के आई हैं विधायक सिद्धि कुमारी, इनका नाम है। बीकानेर राजघराने की राजकुमारी हैं, राजपूत महिला, हर खाने में आप कह सकते हैं कि टिक मार्क पॉजिटिव है इनके लिए। और इसके अलावा एक और विशेष बात ये भी कही जाती है कि वसुंधरा राजे को भी इनके नाम से कोई ऐतराज नहीं होगा। वसुंधरा राजे की करीबी मानी जाती हैं ये। तो जिस लिहाज से आपने छत्तीसगढ़ में देखा, विष्णुदेव साय, उनके बारे में माना जाता है कि रमन सिंह के वो नज़दीकी रहे हैं। तो रमन सिंह ने कोई खुशी हुई होगी अगर वो मुख्यमंत्री बने, कोई और नहीं बना। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान का कोई बिल्कुल सीधे सीधे कोई प्रतिद्वंदी हो, ऐसा कोई नाम जो आगे नहीं बढ़ाया गया। वो प्रहलाद पटेल होते, कैलाश विजयवर्गीय होते, ऐसे नाम जो जिनकी राजनीति शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ही आगे बढ़ी है, तो शायद उनको ये बात ज़्यादा खलती। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी कैबिनेट में रहे, उनके नीचे जिसने काम किया, उसको अगर मौका दिया तो उससे उनको भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और ऐसा ही एक नाम ये सिद्धि कुमारी का हो सकता है जिस पर शायद कोई रिएक्शन वसुंधरा राजे की तरफ से भी ना आए। इनके बारे में और जानते हैं, मनीष भट्टाचार्य जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। ये नाम अचानक से आने लगा चर्चाओं में, सिद्धि कुमारी का, इनके बारे में और क्या आप सुन रहे हैं वहां पर, मनीष?
जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, देखिए सिद्धि कुमारी का नाम चर्चाओं में आया है। यकीनन अगर इस नाम पर फैसला भी होता है तो आप इसका राजनीतिक समीकरण देखिए। मारवाड़ से एक बड़ा राजपूत चेहरा है, चौथी बार विधायक है। इनके पिता करणी सिंह जो हैं वो 25 साल लगातार सांसद रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि बीकानेर राजघराने की ये सदस्य हैं और वसुंधरा राजे की बेहद करीबी मानी जाती हैं। चौथी बार की सीनियर विधायक है। कोई भी कंट्रोवर्सी में आज तक के इनका नाम नहीं है किसी भी जगह पर। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आज भी विधानसभा के जो सवाल हैं उनमें नंबर 1 नहीं है, सभी सवाल जवाब किया है और चौथी बार लगातार बड़े मार्जिन से ये जीत के आई हैं। बीकानेर जो कि मारवाड़ का एक बड़ा हिस्सा है और राजघराने से एक राजपूत है, एक बहुत बड़ा नाम है सिद्धि कुमारी का। तो अगर ये नाम फाइनल होता है तो कह सकते हैं कि मारवाड़ से राजपूतों को एक साधने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इस नाम पर फैसला होता है तो कोई भी विवाद ऐसा नहीं है जो सिद्धि कुमारी से जुड़ा हो जो सामने आए, या कोई भी ऐसा विधायक जो इनके नाम पर मना करे। और अगर सहमति उस पर वसुंधरा राजे की है तो यकीनन मानिए सिद्धि कुमारी राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा नाम बनने जा रही हैं। देवेंद्र, इनके नाम के बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब महिला, राजपूत, कोई ऐसा नाम नहीं जिसकी वजह से वहां पर कि बड़े नेता को कोई ऐतराज हो सकती है एक संभावित चेहरा? और सौरभ, इस नाम के आने से पहले बीजेपी की जो स्थिति है उसको देखें और उसके आधार पर राजस्थान को समझें। अगर उत्तर प्रदेश के एक युवा बीजेपी नेता ने एक मैसेज किया है कि हमारे नेताओं के पास सभी नेताओं का जितना लेखा जोखा होता है वो शायद चित्रगुप्त भगवान के पास भी नहीं होता हो और हम लोगों के लीडरशिप के दिमाग में जो चलता है वो ब्रह्म भी पता नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश का फैसला और बीजेपी के नेताओं को, युवा नेताओं को भी इस प्रकार से आकर्षित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि सबके लिए संभावना है। और उस बैकग्राउंड में अगर राजस्थान के इस केस को देखें तो सौरभ, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर वहाँ पर राजपूत बिरादरी का कोई सीएम बनाया जाता है। तो सिद्धि कुमारी की बात कर लें तो इसमें बाकी पैरामीटर्स पर देखें तो दुष्यंत सिंह की बेहद करीबी हैं, राजघराने से आती हैं, अच्छी ही पढ़ी लिखी विधायक हैं, लेकिन राजपूत बिरादरी के व्यक्ति को राजस्थान में सीएम बनाया जाए, जाटों में इसका सीधा रिएक्शन हो सकता है और वहां पर एक थोड़ा सरप्राइज जरूर होगा। लेकिन जब सरप्राइजेज इतने बड़े बड़े मिल रहे हैं तो फिर कुछ ये भी सही, कुछ भी हो सकता है फिर तो। जी समीर जी। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि सिद्धि कुमारी पे पार्टी दाव लगा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मारवाड़ का एक बड़ा चेहरा है, 4 बार की विधायक है। वसुंधरा का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है सिद्धि कुमारी के ऊपर। और वसुंधरा की जब मुख्यमंत्री थी तो मारवाड़ की जो राजनीति थी वो सिद्धि कुमारी देखती थी। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल भी सिद्धि कुमारी के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं मुझे लगता है, और अर्जुन राम मेघवाल से भी इनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है राजनीति को लेके। तो सिद्धि कुमारी एक बड़ा चेहरा हो सकती है। जो इन्होंने एफिडेविट दिया था उसमें सबसे रिचेस्ट विधायक है। अच्छा। हाँ, राजस्थान की सबसे रिचेस्ट विधायक है, 100 करोड़ की। हालांकि पिछले चुनाव में 8 करोड़ थी। अब इनकी दादी का निधन हुआ तो उनके निधन के बाद उनकी 80 करोड़ की संपत्ति सिद्धि कुमारी को मिली है। उसके बाद ये रिचेस्ट विधायक बनी गई है और ये अपने क्षेत्र के अंदर खुद का पैसा भी बहुत खर्च करती है। इनके बारे में कहा जाता है कि विधायक निधि तो खर्च करती है, इसके अलावा ये अपना पैसा भी क्षेत्र की जनताओं के अंदर बहुत खर्च करती थी। बच्चों की शिक्षाओं के ऊपर और महिलाओं के लिए एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्च करती है, तो काफी लोकप्रिय है वहाँ पर और लो प्रोफाइल रहती है। सौरभ, जो नैरेटिव हम लोग बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, तो इस नैरेटिव को देखें तो राजनाथ सिंह राजपूत ये हैं और महिला सरोज पांडे जा रही हैं परीक्षा के तौर पे, तो उस नैरेटिव के आधार पे तो आपको ठीक लगेंगी। देखिए, खट्टर जी पर्यवेक्षक बन के गए तो अब तो मैसेज है कि कुछ भी हो सकता है। जो उनके साथ हुआ था तो कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात इनके साथ है किसी गुट के नहीं है। मतलब वसुंधरा से संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन वसुंधरा के जो विरोधी लोग हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और किसी भी लेकिन बात कह रहे थे भाई कास्ट इक्वेशंस को सही रखना, वहां समीकरण ठीक रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर पर आपके सामने चुनाव आने जा रहा है लोकसभा का। एक बार फिर मनीष के पास जाते हैं। मनीष, जो बात देवेंद्र अभी कह रहे थे कि भाई राजपूत समुदाय से अगर एक बार फिर मुख्यमंत्री देती है भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे समाजों के अंदर एक रिएक्शन हो सकता है, तो ये एक चिंता जरूर पार्टी के सामने भी होगी। चिंता ना कहें तो ये एक फैक्टर तो है जिसके बारे में, इसको ध्यान में रखकर फैसला करना होगा। नहीं, देखिए, भैरव सिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान में, राजपूत समाज से हैं और उनको लोगों ने बहुत सराहा है, उनके कामकाज को बहुत सराहा है। और इस बिहाफ पे अगर राजपूत समाज से अगर आप बात करें तो 2 नाम तो बहुत ही प्रोमिनेंटली चल रहे हैं लगातार, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी। हालांकि ये दोनों भी नाम ऐसे हैं जिसके इक्वेशन की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा विरोध नहीं होगा। और ऐसे में जब सिद्धि कुमारी के अगर नाम की चर्चा होती है तो आप देखिए, अगर मारवाड़ से अगर सिद्धि कुमारी के नाम पर फैसला होता है तो मारवाड़ में जाट भी बहुत ज्यादा है, इनके नाम पर विरोध
विरोध कतई नहीं हो सकता, जहां तक कि मैं इतने दिनों से देख रहा हूं। सिद्धि कुमारी हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करती है, मतलब विधानसभा से लेके आप देखिए फील्ड में मारवाड़ में तमाम लोगों से इन्होंने मुलाकात की है। 4 बार की विधायक है। बीकानेर में, जहां बीकानेर पूर्व से जहां से चुनाव लड़ती हैं, राजपूत और जाट दोनों ही बहुत डोमिनेंस है और दोनों तरफ से इनको वोट जम के मिलता है। कामकाज इन्होंने खूब किया है, लोगों से फील्ड में मुलाकात बहुत ज्यादा करती हैं और अच्छे घराने से ताल्लुकात रखती। इनके पिता जो करणी सिंह, जो मैंने बताया 25 साल लगातार सांसद रहे और वो उस वक्त रहे हैं जिस वक्त जाटों का दबदबा बीकानेर के बगल में हुआ करता था। मारवाड़ से सीधा जाट और बनाम राजपूत इसी की स्थिति चलती थी। तो अगर ऐसी स्थिति में सिद्धि कुमारी का नाम आता है तो मैं मानता हूं कि कास्ट इक्वेशन में एकदम फिट बैठती हैं सिद्धि कुमारी। वसुंधरा राजे की पहली पसंद हो सकती हैं। वसुंधरा राजे के बेहद करीबी हैं, राजपूत चेहरा है। भैरव सिंह शेखावत राजपूत थे, तो एक बार फिर से राजस्थान में राजपूत चेहरा आया है, जनरल कास्ट पे आया है और वो भी ऐसे वक्त पर जब अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा हो कि राजपूत समाज ने अपनी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर गोगामड़ी की हत्या के बाद ये सारा सब कुछ संगठन दिखाया। तो ऐसे समय पर इस नाम की एंट्री होना राजस्थान की राजनीति कास्ट इक्वेशन को मिलाकर अगर बात करें तो कई हद तक के फिट बैठती है। बिल्कुल, देखिए इन तमाम कॉम्बिनेशन पर सिद्धि कुमारी का नाम फिट बैठता है और इन्हीं के नाम को अब आगे किया जा रहा है। आखिरी वक्त पर ये नाम सामने आया है क्योंकि इससे पहले तो हैवी वेट्स पर हम चर्चा कर रहे थे। देवेंद्र, आखिरी वक्त पर इस नाम का सामने आना ये भी बताता है कि महारानी जो तेवर दिखा रही थी, उन तेवर को कैसे मैनेज करना है, उन्हें कैसे मेलो डाउन करना है, पार्टी में कोई विरोध ना हो जाए, कोई टूट ना हो जाए, इसे कैसे देखना है, इसलिए नाम सुटेबल है। और देखिए प्राची, वसुंधरा राजे सिंधिया को संतुष्ट रखना ही होगा। भले ही आप उनके नाम पर फैसला नहीं कर रहे हैं, जो कि नहीं करेंगे, इतना तय है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की मर्जी को एकदम दरकिनार अगर आप करेंगे तो वो और कुछ नहीं करेंगी, लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय हो जाएंगी और वहाँ पर आप समझ सकती हैं कि किस प्रकार से उसका खामियाजा पार्टी को कुछ ना कुछ भुगतना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ आप देखें कि कास्ट इक्वेशन बीजेपी के लीडरशिप को राजस्थान में ध्यान रखना ही होगा। वहाँ पर कास्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी बड़े नेता से आप बात कीजिए, वो आपको इस आधार पे समझाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, ये कास्ट इसको वोट नहीं करता है। यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया खिलाफ जो नैरेटिव चला था कि मोदी से वैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, वो राजपूतों ने चलाया था। जबकि आमतौर पर धारणा आपको ये समझ में आएगी कि वो जाटों की नाराज़गी थी। जाटों की नाराज़गी नहीं थी, वो राजपूतों की नाराज़गी थी और राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटर्स जाट वोटर्स हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारे लिमिटेशन के बीच बीजेपी के लीडरशिप के सामने ये वाकई बड़ी चुनौती होगी। किस नाम का चयन करें और नाम ऐसा हो जिसपे वसुंधरा राजे सिंधिया सहमत हो। कम से कम मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लें। हालांकि सर, एक चीज़ और हमें अपडेट कर देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं पता था कि हाँ मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका मतलब ये कि कम से कम उनको ऑन बोर्ड तो नहीं लिया गया था नाम का चयन करने के मामले में। वसुंधरा राजे की स्थिति वैसी नहीं है। पार्टी ज़रूर ये चाहेगी कि उनको संतुष्ट रखे। दुष्यंत की ये बहुत अच्छी दोस्त बताई जाती है। जहाँ तक देखिए जातीय समीकरणों को ठीक रखने की बात है, तो जो वसुंधरा राजे अपना परिचय दिया करती थी उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वो कहती थी राजपूतों की बेटी हूँ, जाटों की बहू हूँ और गुर्जरों की समधन हूँ। तो उसमें उन्होंने सारे समाजों को जो है अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। समीर जी, बिल्कुल, और इसमें कोई डर नहीं ना। वसुंधरा ने वैसे भी जो राजनीति की राजस्थान के अंदर 23 साल तक सभी समाजों को साधने की उसने पूरी कोशिश की और सबको साथ के रखा था और इसी कारण वो राजस्थान की इतनी कद्दावर नेता बनी रही, 2 बार मुख्यमंत्री रही और आज भी वो राजस्थान की कद्दावर नेता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रदेश अब नए नेतृत्व के जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में निर्णय हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, राजस्थान में यह तय है कि वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। अब वसुंधरा के कद का नेता पार्टी दूसरा ढूंढने जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि वसुंधरा के बाद सिद्धि कुमारी का नाम आ सकता है। फिर लिख लूं कि एक चीज जो तय है राजस्थान में कि वसुंधरा नहीं बनेगी। बस बिल्कुल, वसुंधरा नहीं बनेगी, लगभग तय हो चुका है। सोच हिसाब से मध्य प्रदेश में हो सकता है कि बात हो रही है अब तो यहाँ पे उस कुछ में वो नहीं है सौरभ। इसको इस लिहाज से समझ लें, जैसा कि मध्य प्रदेश में हम लोग बात कर रहे थे कि शिवराज क्यों नहीं हो सकते। वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनाव से पहले अगर प्रोजेक्ट किया गया होता तो पार्टी को फायदा होता। ये सभी मान रहे थे। पार्टी के किसी भी नेता से आप बात कीजिए टॉप लीडरशिप में, तो वो इस बात को मान रहे थे, फिर भी नहीं किया गया। तो जब आपको फायदा हो सकता था तब आपने उन्हें सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, तो अब नतीजों के बाद उनको सीएम प्रोजेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो कास्ट इक्वेशन को मैनेज करने की बात कही जा रही है देवेंद्र, सिद्धि कुमारी के अलावा कोई और नाम है आपके पास जो इससे मैनेज कर सकता है? हालांकि कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। राजनीतिक तौर पे जो बात बहुत समझ में आती है उसमें ये जरूर लगता है कि पार्टी की एक कोशिश होगी कि कास्ट न्यूट्रलिटी पे ज्यादा ध्यान दे, जिससे कि रिएक्शन ना हो। जो स्वाभाविक पॉलिटिक्स कहता है
वो इस बात को कहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से, हालांकि दोनों ही राज्यों में देखें, आप छत्तीसगढ़ में देखें वहाँ कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा गया, मध्य प्रदेश में देखें वहाँ कास्ट इक्वेशन का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। अब सिर्फ बारी राजस्थान की है, क्या वहाँ पर फॉरवर्ड फेस के साथ पार्टी जा रही है, क्या महिला राजपूत को बना रही है, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकली बहुत आसानी से ये बात समझ में नहीं आ रही है। समीर जी, कोई और भविष्यवाणी कल के लिए? आज का मध्य प्रदेश का परिणाम देखने के बाद तो हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि दो राज्यों को देखने के बाद ये लगता है कि राजस्थान के अंदर कोई ओबीसी या दलित के ऊपर संभावना मुझे कम लग रही है। मुझे लग रहा है अभी राजपूत, जाट या किसी सवर्ण के ऊपर कहना है कि भाई चर्चाएं शुरू आप हमारे बीच में हो रही थी कि एक महिला मुख्यमंत्री शायद भाजपा देगी। बिल्कुल, इस लिहाज से बहुत सारे नाम महिला मुख्यमंत्रियों के तौर पर राजस्थान में चल रहे थे दावेदारों के। और एक संभावना सर और है कि विधायक ही शायद हो, क्योंकि पहले के जो नाम चल रहे थे वो इसमें इन दोनों केसेस में तो ये दिख रहा है कि शायद पार्टी विधायकों में से ही चयन करे। एक नाम सुनील बंसल का जो है वो भी चर्चा में रहे। नहीं, किसी स्थिति में मुझे लगता है सुनील बंसल किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी उनमें 3 राज्यों का प्रभार है उनके पास, पश्चिम बंगाल के वो प्रभारी है, अभी उनके पास उड़ीसा का प्रभार है, तेलंगाना का प्रभार है। उस संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल करना चाहती है। अगर सुनील बंसल को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती तो मुझे लग रहा है उन्हें महासचिव बनाने के बजाय प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर भेजा जाता पहले, और वहां पर उन्हें सेट किया जाता। प्रदेश की राजनीति से वो लगभग दूर है। मुझे लगता है सुनील बंसल के लिए बड़ी जिम्मेदारी इस समय राष्ट्रीय महासचिव के साथ 3 राज्यों का प्रभार जी। तो राजस्थान में तो सुनील बंसल मुझे लगता है कि पूरी तरह से दौड़ में बाहर है। अब ये कल सुबह जैसे आज दिन भर चर्चाएं चली और उसके बाद अंत में जो नाम आया सबको उसने हैरान कर दिया। कल राजस्थान में क्या होता है इस पर लगातार हम लोग बात करेंगे।